हेलो फ्रेंड्स। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप अपना नया लेक्चर दे रहे हैं और होपफुली कल से कंटिन्यूस पैटर्न फॉलो करेंगे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बायो का वो जेनेटिक्स में से होगा। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा? जेनेटिक्स जो है इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को जो है वो हम जेनेटिक्स बोलते हैं। It also includes variations. Study of inheritance or variations is called as genetics. तो ये जो टर्म है ना बेटा, ये दी थी बेटसन ने। बेटसन gave the term genetics. Genetics का मतलब है study of inheritance and variations. Inheritance means similarity और variations आपको पता है, these are the differences. तो जहां तक हम बात करें, हमारे पास एक टर्म है जीन। जीन जो है ये बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है बेटा वो जीन है। तो जो जीन होता है इट इज बेसिकली अ लीनियर स्ट्रेच ऑफ डीएनए। इट इज अ लीनियर स्ट्रेच ऑफ डीएनए। लीनियर स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है जिसकी लेंथ जो होती है वो 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होती है। 3 से 5, 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है बेटा एक जीन। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स। अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कौन करवाता है बेटा? Gene. Gene is responsible for the expression of different characters in the young ones. Genes come into an offspring through the gametes of its parents. तो मैंने 2-3 चीजें बोली कि जीन बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। इट इज अ लीनियर स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो कि 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स तक लंबा होता है। इसी जीन को मेंडल ने फैक्टर कहा था। इस जीन को जो है मेंडल ने जो है वो फैक्टर कहा था। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ये एक लीनियर स्ट्रेच होता है डीएनए का जो 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है। इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स एंड समटाइम्स इट्स एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो। अभी तो 3 लाइनें आपको समझ आ गई कि बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, लीनियर स्ट्रेच है डीएनए का जिसकी लेंथ इतनी है, इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन एन ऑफस्प्रिंग। इसको हम फैक्टर भी बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। ये जीन जो है ये टर्म दी थी जोहानसन ने। जोहानसन गेव द टर्म जीन। देखें, अब जीन की जब बात होती है तो वही बात होती है जीनोटाइप की, जीनोटाइप, और वही बात होती है जीनोम की। ठीक है। तो जो जीनोम है बेटा, जीनोम क्या होता है? इट इज सम बेटा जीनोम क्या होता है? It is sum total of genes contained in haploid set of chromosomes। बेटा जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होता है, सम टोटल ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मैं बार बार कह रहा हूं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में जो सम टोटल ऑफ जीन्स होते हैं उसको जीनोम बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो एक हैप्लॉइड सेट में जो कितने होते हैं, दिस इज वन हैप्लॉइड सेट, दिस इज अदर हैप्लॉइड सेट। तो एक हैप्लॉइड सेट में कितने जीन्स होंगे उसको बोलते हैं जीनोम। तो इसका मतलब जीन्स जो स्पर्म में जीन्स होते हैं, सम टोटल ऑफ जीन्स कैरीड बाय स्पर्म,
क्योंकि स्पर्म में भी हैप्लॉइड सेट होता है, या सम टोटल ऑफ जीन्स कैरिड बाय ओवम, सम टोटल ऑफ जीन्स कैरिड बाय ओवम, इट इज, देखें स्पर्म में एक सेट होता है, ओवम में भी एक ही सेट होता है, ठीक है। तो स्पर्म में और ओवम में एक एक सेट होता है बेटा, एक स्पर्म में हो गया, एक ओवम में हो गया। तो मींस स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स है? 23। तो उनमें जितने भी जीन्स हैं, एक स्पर्मेटोजोआ में जितने भी जीन्स हैं दैट इज कॉल्ड एज जीनोम, एक ओवम में जितने भी जीन्स हैं दैट इज कॉल्ड एज जीनोम, ठीक है। तो जैसे ये स्पर्म, इट कंटेन्स अ हैप्लॉइड सेट, ओवम इट ऑल्सो कंटेन्स हैप्लॉइड सेट। तो बेटा ये जब नीचे कंबाइन करेगा तो ये क्या बनता है? 2n, 2n। नाउ 2n जो है, दिस इज डिप्लॉयड नंबर, दिस इज डिप्लॉयड सेट, दिस इज डिप्लॉयड सेट। मेरा कहने का मतलब है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे द सम टोटल ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन द स्पर्म, एक स्पर्म में जितने जीन्स होते हैं वो होता है एक जीनोम, एक ओवम में जितने जीन्स होते हैं वो होता है एक जीनोम। तो जब स्पर्म और ओवम का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब बेटा जाइगोट बनता है, जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट में डिप्लॉयड नंबर जो है वो रेस्टोर हो जाता है, 23 एंड 23 इट बिकम्स 46। ये आपको सबको पता है। तो ये जाइगोट में नंबर है 46। अगर आप देखें, मैंने कहा द सम टोटल ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज जीनोम। तो इसका मतलब यह है कि हम में, ह्यूमन बीइंग्स में बेटा, ह्यूमंस में एक नॉर्मल सोमैटिक सेल में दो सेट होते हैं बेटा, टू सेट्स आर देयर, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हम क्या कहलाते हैं? डिप्लॉयड। Human beings are diploid because we have two sets of chromosomes. Fine. अब क्वेश्चन आएगा, जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल होता है ना बेटा, फिर इसी तरह ट्रिप्लॉयड भी होता है, टेट्राप्लॉयड भी होता है और पेंटाप्लॉयड भी होता है। फाइन। तो देखें, मैं फिर से बता रहा हूं, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, इसी तरह काफी सेट्स जो है वो होते हैं। जैसे अगेन आई एम राइटिंग 2n, 3n, 4n, दिस इज 4n। देखो बेटा, क्वेश्चन सिंपल ये है कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, ह्यूमन बीइंग्स, हमने कितने जीनोम्स हैं? हमने दो जीनोम्स हैं। वी हैव गॉट टू जीनोम्स, टू जीनोम्स, ह्यूमन बीइंग्स में टू जीनोम्स है। जो ट्रिप्लॉयड बंदा होगा उसमें कितने जीनोम्स होंगे? 3 जीनोम्स। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल में 2 जीनोम्स होंगे। अगर आपको कोई पूछेगा आप ह्यूमन बीइंग हो, आपने कितने जीनोम है, तो आपने बोलना है एक नहीं 2 जीनोम है, बिकॉज वन सेट ऑफ जीन्स कम्स फ्रॉम मदर एंड अदर सेट ऑफ जीन्स कम्स फ्रॉम फादर। तो फिर डिप्लॉयड कंडीशन रेस्टोर हो जाती है। तो डिप्लॉयड बंदे में कितने जीनोम है? 2। ट्रिप्लॉयड बंदे में 3 है, टेट्राप्लॉयड में 4 हैं। अब बात करते हैं हम जीनोटाइप की। जीनोटाइप, ये क्या होता है? सम टोटल ऑफ जीन्स, सम टोटल ऑफ जीन्स, सम टोटल ऑफ जीन्स contained in the body,
बेटा एक इंडिविजुअल की बॉडी में टोटल कितने जीन्स हैं वो उसका जीनोटाइप होता है। उसके हैप्लॉइड सेट में कितने जीन्स हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में, दैट इज जीनोम। लेकिन उसके दोनों सेट मिला के, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो डिप्लॉइड है, इसकी बॉडी में टोटल कितने जीन्स होंगे उसको बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे जीनोटाइप को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैंने अभी बताया, हम ह्यूमन बीइंग्स है तो हम 2n है, एक सेट आया फादर से, एक सेट आया मदर से, तो दो हैप्लॉइड सेट जब मिले तो एक डिप्लॉइड कंडीशन रेस्टोर हुई। तो जीनोटाइप क्या होता है हमारा, सम टोटल ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन द बॉडी। जैसे मैं आपको सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल दे दूं, बेटा जब हम मेंडल के लॉ पढ़ते हैं तो आप देखते हैं बड़ा टी जब आता है, एक मेल गैमीट में, एक मेल गैमीट से आता है, एक फीमेल गैमीट से आता है, तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं जीनोटाइप। ये क्या है बेटा, जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, और ये भी जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है, सम टोटल ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है। इट इज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर एक्सप्रेस्ड और नॉट, ये आप लिख लेना। सम टोटल ऑफ जीन्स, जितने भी जीन्स एक इंडिविजुअल की बॉडी में है उसको बोलते हैं जीनोटाइप, चाहे वो खुद को एक्सप्रेस करे या ना करे। अब हम बात करते हैं बेटा, जैसे अलील्स क्या होते हैं। These are two forms of a gene, alleles या allelomorphs. Two forms of a gene, two forms of a gene controlling alternate expression. Alternate expression बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझा रहा हूं। Two forms of a gene controlling alternate expression of a trait, of a trait, of a trait। बेटा एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं जो उसके किसी भी आगे जो एक्सप्रेसिबल ट्रेट होगी उसकी दो फॉर्म्स को डिटरमाइन करते हैं। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं कि टॉलनेस के दो जीन्स हैं बेटा, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव। ये दोनों जीन्स जो है ये टॉलनेस के हैं, ये हाइट के हैं, सॉरी, दीज आर जीन्स फॉर हाइट। हाइट जो है, ध्यान से देखिएगा बेटा, हाइट एक कैरेक्टर है, ध्यान से सुनना है। हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, हाइट कैरेक्टर है। लेकिन हाइट की दो फॉर्म्स है बेटा, एक टॉल होगा और एक ड्वार्फ होगा। हाइट की दो फॉर्म्स हैं, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ। अब एक कैरेक्टर की जो अलग अलग एक्सप्रेसिबल फॉर्म्स होती है ना, एक कैरेक्टर दो डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है। हाइट एक कैरेक्टर है, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा, तो ये जो हाइट की कैरेक्टर की दो अलग अलग फॉर्म्स है इनको ट्रेट्स बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। कैरेक्टर अलग चीज है, कैरेक्टर मेन चीज है, हाइट वो कैरेक्टर है, और उसकी जो दो अलग अलग फॉर्म्स है, टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेट्स। तो मैंने कहा अलील्स क्या होते हैं, दीज आर टू alternate forms of the gene, two different forms of the same gene जो alternate expression of a character को determine करते हैं। बड़े T से it determines tallness and small t determines dwarfness। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम इसी में। अब देखें, फिर आया लोकस। लोकस क्या होता है, लोकस, दिस इज लोकेशन of a gene on the chromosome। बेटा क्रोमोसोम में जीन कहां पे है, क्रोमोसोम पे जीन कहां पे है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकस। तो मैंने अभी आपको कहा जो अलील्स होते हैं ना, अलील्स, दे आर लोकेटेड on the same locus, on the same locus on homologous pair of chromosomes। अब बात करते हैं बेटा homologous pair of chromosomes क्या होते हैं। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं, पेन बेटा
मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको। बेटा ये मान के चलो ये दो क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जब इसके ऊपर आएगा ना, आप देखें, मैं जब इसको इसके ऊपर लाता हूं तो मैं यहां फिर से ड्रॉ करता हूं। मेरा कहने का मतलब है जब ओवरलैप करते हैं ना, जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो आते हैं ना, एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो सेम लोकस का मतलब है अगर मेरे हाथ के इस जगह पे बड़ा टी है तो जब वो पेयर अप करेंगे इस तरफ से क्या आएगा, स्मॉल टी। तो मेरा कहने का मतलब है जो अलील्स होते हैं, जब एक क्रोमोसोम मां से आता है एक बाप से, तो जब ये पेयर अप करते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज लोकस। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमो जो एलील्स होते हैं दे ऑक्यूपाई सेम लोकस, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग लोसाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मैं फिर से आपको इसका उदाहरण देता हूं। जैसे आप देखें बेटा, ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बना रहा हूं। ये देखो बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, बहुत इन डेप्थ तरीके से, मैं आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। Homologous chromosomes are those chromosomes which have same size, structure and carry the same type of genes. इनका स्ट्रक्चर और साइज भी तकरीबन सेम है और इनके जीन्स जो है वो सेम टाइप के होते हैं। एक मदर वाली साइड से आता है, एक फादर वाली साइड से आता है। आप देखें ना, ये ए और ए, ये क्या है आपस में, ए और स्मॉल ए, ये अलील्स है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, बी स्मॉल बी। तो इनमें टाइप ऑफ जीन्स भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम और साइज भी सेम। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नाउ हम बात करते हैं, अभी हमने जीनोटाइप भी आपको समझ आया, फिर आता है जीन पूल। जीन पूल, तो जीन पूल क्या है बेटा, जीन पूल जो है इट इज सम टोटल ऑफ जीन्स कंटेंट in an inbreeding population, inbreeding population। बेटा सम टोटल ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन एन इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन भी हो सकती है, उसको बोलते हैं जीन पूल। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा। सपोज हमारे यहाँ पहाड़ है, एक पहाड़ के पीछे 200 लोमड़ियां रहती हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, वो आपस में ही ब्रीड करते हैं। तो उन सब लोमड़ियों के जीन्स मिला के, वो जो 200 लोमड़ियां इस पहाड़ के पीछे है, उन पूरी पॉपुलेशन के जीन्स को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, जीन पूल। जीन पूल, वो जीन पूल कैसे ऑल्टर होगा, अगर उसमें कोई बाहर की लोमड़ी चली जाएगी तो उसके जीन्स उस पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे। तो माइग्रेशन से, किलिंग से जीन पूल जो है वो ऑल्टर होता है। हम 200 में से 50 लोमड़ियां मार देंगे तो जीन, नंबर ऑफ जीन्स वहां क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जीन पूल कम हो गया। या जीन पूल बढ़ता कैसे, अगर बाहर की पॉपुलेशन से वहां कोई एनिमल्स चले गए। तो फिर ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको चीजें समझा रहा हूं। एक और चीज है बेटा, जैसे फिनोटाइप, फिनोटाइप देखें, जब जीनोटाइप, व्हेन जीनोटाइप expresses itself in the form of
एन ऑब्जर्वेबल ट्रेट, बात ध्यान से सुननी है, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ट्रेट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब जीनोटाइप अपने आप को, व्हेन जीनोटाइप, यहां जीनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ सम ऑब्जर्वेबल ट्रेट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फिनोटाइप। देखें कैसे, जैसे मैं यहां लिखता हूं बेटा, मैंने लिखा टी टी, ये आप सबको पता है, ये टॉल है। फिर टी, और सपोज फ्रॉम मेल साइड कैपिटल टी आता है, यहां से स्मॉल टी आता है, ये भी क्या है? टॉल। बिकॉज आप सबको पता है, जो नीट के लिए बच्चा पढ़ रहा है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो जो रिसेसिव है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में आपको अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जब दोनों छोटे टी होंगे तो वो क्या बनेगा उस टाइम? ड्वार्फ। अगर एक भी बड़ा टी है तो आपको पता है वो टॉल ही बनेगा। तो ये जीनोटाइप्स हैं, ये जो है ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, ये लंबा है, छोटा है, ये फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप। आप देखें, फिनोटाइप बेसिकली क्या होता है? फिनोटाइप क्या होता है? दिस इज जी प्लस ई, जी प्लस ई। फिनोटाइप इज जी फिनोटाइप इज जी प्लस ई। फिनोटाइप कैसे डिटरमाइन होता है? इट इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक सेटअप, इसमें एनवायरमेंट का भी रोल होता है। तो कोई बंदा कैसा बनेगा वो सिर्फ उसके जीन्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि वहां एनवायरमेंट कैसा है। ये इक्वेशन भी जो थी ना, ये भी जोहानसन ने दी थी। तो मेरा कहने का बेटा ये मतलब है, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बच्चा है, उसके घर में सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर्स थे, उसको हमने किसी ऐसे स्कूल में डाला गांव में जहां टीचर थे ही नहीं अच्छे पढ़ाने वाले, उसको कभी किसी ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, उसको समझाया ही नहीं कंसेप्ट, तो मुझे बताओ उसके वो जीन्स तो धरे के धरे रह जाएंगे। वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा खुद को कि मैं कितना काबिल था। इसका मतलब है अच्छा एनवायरमेंट मिलना चाहिए। हम बाहर से, फॉरेन से 5 लाख रुपए की गाय लाएंगे, प्योर ब्रीड की कोई जर्सी, लेकिन उसको यहाँ लिफाफे खिलाएंगे, बाजार में गंद खिलाएंगे, वो देगी क्या 30-30 लीटर दूध? नहीं। तो दूध, उसके लिए उसको डाइट देनी है वैसी, वो जो डाइट है दैट इज एनवायरमेंट। तो जीन्स के अलावा जो है वो कौन डिटरमाइन करता है बेटा? एनवायरमेंट, के बंदा कैसा होगा। तो फिनोटाइप जो है, इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखें, सबसे मेन टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, जो मेन आज पढ़ाना था हमें, मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स, स्पेलिंग कभी गलत हो जाए तो यू कैन पार्डन मी फॉर दैट। बेटा मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं? मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ जीन, मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ जीन, मोर देन वन फॉर्म्स of a gene, more than one forms of a gene which control a single character। एक जीन की 2 से ज्यादा फॉर्म्स जो सिंगल कैरेक्टर को ही कंट्रोल करती हैं। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा, हाइट के 2 जीन्स है, बड़ा टी और छोटा टी। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा एक ही जीन की फॉर्म्स होती हो। दे ऑल ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम। मैं बार बार कह रहा हूं, सेम लोकस का मतलब है जब एक पैटर्नल साइड से आएगा, मैटरनल साइड से, जब वो पेयर अप करते हैं क्रोमोसोम, तो वो एक ही पोजीशन पे एक दूसरे के गले मिलेंगे। मैं बार बार समझा रहा हूं आपको। जैसे बेटा अगर इस यहां पे जीन है ना, और दूसरे क्रोमोसोम में जीन कहां पे होगा? होमोलोगस में, बिल्कुल यहां, ताकि जब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करें तो ये जीन आपस में सीधे आमने सामने मिल जाए। तो मैं मोर देन वन फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर, इनको बोलते हैं अलील्स। दे ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं फिर से मिसाल देता हूं आपको। बेटा सपोज मैं हाइट की ही बात करूं, एक जीन था टी,
ध्यान से देखिएगा। एक था टी, मैं अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक था कुछ ऐसा टी और एक था कुछ ऐसा टी। आप देखें, ये हाइट के बेसिकली दो ही जीन्स होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा, मैंने शायद पीछे मोर देन वन फॉर्म कहा, मोर देन टू फॉर्म्स है वो। दो से ज्यादा जब एक ही जीन्स की टाइप्स हो जो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करें, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील्स। मतलब हाइट का एक जीन ये है, एक ये है, एक ये है, दो से ज्यादा। नॉर्मली एक कैरेक्टर को दो ही जीन कंट्रोल करते हैं, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दो से ज्यादा जीन जो है वो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और ये जितने भी होंगे दो से ज्यादा, दे विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये आपने याद रखना है। आप इसी का रिलेटेड टॉपिक जो है बेटा, उस पे हम आते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे आज हम पढ़ेंगे, ये आप चेक कर लीजिएगा किसी भी ट्यूटोरियल में, वैसे आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। अब देखें, ब्लड ग्रुप्स जो है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल अलील्स। दीज आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल alleles which are same forms, which are different forms of a single gene। एक जीन की दो से ज्यादा टाइप्स हैं जो ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करती हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है ना, ब्लड ग्रुप्स आर, एक जीन है बेटा आई, आई एक जीन है आई, ये आई, इट कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप्स, इट कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप्स। इस आई की टाइप्स क्या क्या है बेटा? एक है आई ए, एक है आई बी और एक है आई ओ। आप देखें, ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए आई जीन है, इसकी दो ही टाइप्स नॉर्मली होती है ना हर जीन की, इसकी कितनी है? तीन। तो दो से ज्यादा टाइप्स हो गई ना सिंगल जीन की, उनको क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील्स। तो ये मैं अभी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये जो है ना, ये वाला, ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, ये दोनों इस पे डोमिनेंट है और ये आपस में को डोमिनेंट है। वो अभी मैं इलस्ट्रेट करूंगा ये कैसे है बेटा, आई विल शो। ध्यान से देखिएगा आप, बड़ा इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज, और एक बार पढ़ोगे ये हमेशा के लिए आपको लाइफ में याद रहेगी। बेटे देखिए, यहां मैं लिखूंगा जीनोटाइप, ध्यान से देखिएगा, जीनोटाइप। यहां आएगी फिनोटाइप के, उससे क्या बना? वो फिनोटाइप क्या है? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। फाइन, ये जीनोटाइप है, ये ब्लड ग्रुप है बेटा, ये एंटीजन है बेटा, ठीक है, और ये एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी। फाइन, आप देखिए बेटा, जब मां से आई ए जीन आया और फादर से भी आई ए जीन आया, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए। ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा बेटा? ए ब्लड ग्रुप। जब फादर से आई ए आया और मदर से आई ओ आया, बिकॉज दिस आई ए जीन इज डोमिनेट टू आई ओ, ये स्मॉल में लिखा हुआ है ना, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा बेटा? ए। अगर फादर से आई बी, मदर से भी आई बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? बी। यहां भी ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? क्योंकि आई बी जीन जो है आई ओ को दबा देता है, एक्सप्रेस कौन करेगा खुद को? आई बी। तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? बी। अब अगर एक आई ए है, आई बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बी। फाइन। अब देखो, अगर दोनों रिसेसिव है, आई ओ, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ओ। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ए बी बी, ये ए बी है और ये
ठीक है, आपको समझ आ गई। मैं इसको ऐसे ही रखते हुए मैं आगे चलता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। बेटा होता क्या है, ये आई जो जीन है ना, इट कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम, या रादर हम लिख सकते हैं इट कंट्रोल्स क्या, इट कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम विच is responsible for glycoprotein antigen formation on RBC। ध्यान से देखना है बेटा, जीन का काम क्या होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स। ये आई जीन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये कोड करता है एक एंजाइम के लिए, जो आगे डिसाइड करता है कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन बनेगा। ठीक है, एंटीजन का मतलब होता है जिससे इम्यून रेस्पॉन्स आए। एंटीजन मींस एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। तो आई जीन का फंक्शन क्या है कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो आरबीसी पे बनेगा। अब देखो, मैं पिछले पेज पे जाता हूं बेटा, अब ध्यान से देखिएगा बेटा। जो ब्लड ग्रुप ए है ना, उस पे एक एंटीजन लगा होगा, उसकी आरबीसी जो उसका रेड ब्लड सेल है ना, उस पे ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन लगा होगा। कौन सा, ए। ये भी ब्लड ग्रुप ए ही है ना, देखो इस पे कौन सा लगा, ये और ये। जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना बंदे का, उसके आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन ए लगा होगा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ब्लड ग्रुप बी वाला जो बंदा होगा बेटा, उस पे क्या लगा होगा, एंटीजन कौन सा लगा होगा, बी। जो ए बी वाला होगा ना, उसकी आरबीसी, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला बंदा है, उस पे दोनों होंगे, कौन सा, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी बी। ठीक है, और ये जो ओ वाला है ना, इस पे, इसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। समझ रहे हो आप बात। ब्लड ग्रुप ओ वाला जो बंदा है, उसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी होती है बेटा, अगर हम किसी बंदे को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे ना, तो जिसको चढ़ाया उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज होती हैं जो उस नए ब्लड ग्रुप को नए ब्लड को डिस्ट्रॉय करेंगी, और ऐसा एक प्रोफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है, सॉरी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है, जिससे वो बंदा मर भी सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूरी है। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है ना, उसके ब्लड में, उसके सीरम में एंटीबॉडी बी होगी, ए नहीं होगी। ये जो एंटीबॉडी बी होती है, ये पता किस ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करती है, जिसमें कौन सा एंटीजन है, बी। जिसमें कौन सा एंटीजन है, ये एंटीबॉडी बी किस ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा लगा है, एंटीबॉडी बी विल डिस्ट्रॉय बी ब्लड ग्रुप। इसलिए जो ए वाला ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, उसमें एंटीबॉडी क्या होती है, बी। जो बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, उसमें एंटीबॉडी क्या होती है, ए। क्योंकि ए एंटीबॉडी ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी, तो ए ब्लड ग्रुप वाले में ए एंटीबॉडी नहीं होगी। सवाल में लिख रहा हूं, ध्यान से देना। अब बेटा ये ए भी है, अगर इसमें ए एंटीबॉडी होगी तो वो इसके ए वाले एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बी होगी तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ये पहले क्वेश्चन आएगा आपको कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं। अब ये जो है ओ ब्लड ग्रुप, इसमें ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो इसमें एंटीबॉडीज जो है वो दोनों होंगी, ए बी। और क्योंकि अगर ए है तो इसमें ए है ही नहीं, ए नुकसान नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। बी है तो बी भी नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। फाइन। अब मैं, ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मैं और आगे चलता हूं बेटा, देखिएगा ध्यान से। मैं, देखिए
ध्यान से देखना। बेटा मैं बात कर रहा हूं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड टाइप क्या है यहां? बेटा सबसे पहले मैं लिखता हूं ब्लड टाइप ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। अब उसका मतलब क्या है बेटा? ए पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो उसका आरबीसी है ना, उस पर कौन सा एंटीजन लगा है? ए पॉजिटिव क्यों बोलते हैं उसको? उसमें आरएच फैक्टर लगा होगा। कौन सा? आरएच फैक्टर एक प्रोटीन एंटीजन है। यह भी क्वेश्चन आता है। ए बी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन है। आरएच फैक्टर जो है वो प्रोटीन एंटीजन है, जो रूजेस फैक्टर में पहली बार वहीं से नाम डिराइव हुआ, पहली बार पाया गया। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है? जिस बंदे में आरएच फैक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? ये ए पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव कैसा होगा? उसमें उसमें कौन कौन सा एंटीजन होगा? ए होगा, और यहां मैं क्रॉस बना रहा हूं, आरएच फैक्टर नहीं होगा। अगर कोई ए बी पॉजिटिव है, आप देख रहे हो बेटा, समझ आ रही है आपको? ये उसमें ए भी होगा, बी भी होगा, और आरएच फैक्टर भी होगा। हो गया क्या? ए बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव वाले में क्या होगा? बी भी होगा, और ए बी नेगेटिव वाला कौन सा होगा बेटा? ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव में क्या क्या होगा बेटा? फिर से मैं बता रहा हूं आपको, इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, लेकिन आरएच फैक्टर नहीं होगा। ठीक है? इसी तरह बी नेगेटिव। ठीक है? अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा आप, देखिए अभी मैं आपको बोलूंगा बेटा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ध्यान से देखना है। उस बंदे के आरबीसी पे क्या क्या होगा? ओ पॉजिटिव वाले बंदे के आरबीसी पे ए एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, लेकिन आरएच फैक्टर है। तो क्वेश्चन आएगा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले में कौन कौन सा एंटीजन होता है? ना ए होता है ना बी होता है, हाँ आरएच फैक्टर होता है। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव वाले में क्या होगा बेटा? ओ नेगेटिव वाले के आरबीसी पे क्या होगा? ना ए ब्लड ग्रुप होगा, मैंने क्रॉस मारा है, ना ना ए एंटीजन होगा, ना बी एंटीजन होगा, और ना ही आरएच फैक्टर होगा। जिसपे आरएच फैक्टर नहीं है वो नेगेटिव है। तो ओ नेगेटिव वाले पे ना ए है, ना बी है, ना सी है। तो ओ नेगेटिव पे नीट में क्वेश्चन आता है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिक क्यों है बेटा? क्योंकि इसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब ट्विस्ट यहां पे है, ध्यान से देखना बेटा। वो तो हमने सिंपल, अब एंटीबॉडीज भी तो देखनी है बेटे। मैं पहले बात करता हूं यहां, दिस वाज ओ पॉजिटिव, मैं ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव बनाता हूं। उसमें क्या क्या होगा ए बी पॉजिटिव वाले में बेटा? ए बी पॉजिटिव वाले में क्या क्या होगा? ए भी होगा, बी भी होगा, और आर एच भी होगा। मैं पहले ए बी पॉजिटिव वाले की एंटीबॉडीज बनाता हूं, ध्यान देखना बेटा। ए बी पॉजिटिव बंदे में ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती। इसमें बी एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एंटीबॉडी बी को डिस्ट्रॉय करेगी। एंटीबॉडी ए एक, तो जो डिस्ट्रॉय करने वाली चीज है वो नहीं होगी। एंटी आरएच एंटीबॉडी भी होती है। एंटी आरएच एंटीबॉडी जो किसको डिस्ट्रॉय करती है? आरएच फैक्टर को। तो ये भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। बात समझे? अगर किसी में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगी, बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं होगी, आरएच फैक्टर है तो एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं होगी। अब यहां देखते हैं बेटा, यहां पे एंटीबॉडी ए भी होगी, बी भी होगी, लेकिन एंटी आरएच जो आरएच के खिलाफ बनती है ना बेटा एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होगी। ध्यान देना,
क्योंकि इसमें ना ए एंटीजन है ओ पॉजिटिव में, ना बी है, लेकिन RH है। तो इसमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज होंगी बेटा? ए होगी और बी होगी, एंटी RH एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडी ए भी होगी, बी भी होगी और एंटी RH एंटीबॉडी भी होगी बेटा। क्यों? बात ध्यान से सुनिएगा। इसमें ना एंटीजन ए है, अगर एंटीजन ए नहीं है तो एंटीबॉडी ए तो होगी, एंटीजन बी नहीं है तो एंटीबॉडी बी तो होगी। इसमें RH फैक्टर भी नहीं है, अगर नहीं है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है वो इसकी बॉडी में, इसके ब्लड में प्रेजेंट होगी। जिसमें RH फैक्टर है, जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटी RH एंटीबॉडी नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ओ नेगेटिव जो है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं ओ नेगेटिव को? यूनिवर्सल डोनर। देखो बेटा, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो है ओ नेगेटिव, बिकॉज it does not have any एंटीजन। ब्लड ग्रुप रिलेटेड कोई भी एंटीजन, ब्लड ग्रुप रिलेटेड ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो जो है, इसमें है मेमोरी अभी? अच्छा, फिर से मैं बता रहा हूं, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है बेटा, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसको किसी की भी बॉडी में डाल दो, उस पर कोई भी एंटीबॉडी का असर जो है, उस पर अटैक उस ब्लड ग्रुप पे वो नहीं करेगी। तो ओ नेगेटिव क्या है बेटा? यूनिवर्सल डोनर। क्यों है? बिकॉज इट कैन नॉट इलिसिट एनी इम्यून रेस्पॉन्स फ्रॉम द रेसिपिएंट्स बॉडी। अगर इसको किसी की भी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर डालोगे, चाहे उसमें एंटीबॉडी ए हो, बी हो, एंटी RH एंटीबॉडी हो, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है जिसमें वो अटैक कर पाएगा। तो ये कंपैटिबल है सबके साथ। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन। तो इसके खिलाफ कोई इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स रेसिपिएंट की बॉडी से नहीं होगा। फिर ए बी ग्रुप है, कौन सा? ए बी पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर या एक्सेप्टर, आप जो भी पढ़िए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो ए बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है ना बेटा, इसमें एंटीजन ए भी है, बी भी है, और कौन सा एंटीजन है? RH फैक्टर भी है। एंटीबॉडी कोई नहीं। देखो बेटा, इसके पास खुद के RBC पे एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी इसमें। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी भी इसमें नहीं होगी। RH फैक्टर है, RH फैक्टर के खिलाफ भी इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। तो इसके पास एंटीबॉडी वो होती है जब आपकी बॉडी में कोई चीज घुसती है तो वो उस पर अटैक करती है। ठीक है, इफ इट फाइंड्स इट हार्मफुल। ठीक है, वैसे भी जो भी बाहर से चीज आती है, बॉडी उस पर इम्यूनोलॉजिकल अटैक करती है। तो बेटा, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी ब्लड ग्रुप डालो, कोई भी एंटीजन इसके अंदर आए, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है जो उसको अटैक करेगी और वहां लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये चुपचाप करके जो है एक्सेप्ट करता है। तो ए बी पॉजिटिव क्या है बेटा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, फिर हम लेक्चर क्लोज करते हैं। बेटा क्वेश्चन आता है, मल्टीपल एलील्स जो होते हैं ना, मल्टीपल एलील्स, ध्यान से देखिएगा। ब्लड ग्रुप जो है ना, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस पे क्वेश्चन आता है, ये किसकी एग्जांपल है? तो आपको पता है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील। साथ में वहां ऑप्शन होता है डोमिनेंस, कोडोमिनेंस या ऑल द अबव। बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। बेटा ये तो आपने पढ़ ही लिया, IA, IB, IO, ये किसकी एग्जांपल है? मल्टीपल एलील्स की। तो ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील्स आते हैं, यस। तो बंदे वहां लिख देते हैं, सीधे टिक करते हैं इसको, वो गलत हो जाता है। भैया इसमें डोमिनेंस भी तो है,
क्योंकि जब IA और IO का कॉम्बिनेशन बनता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है? ए। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट इसमें है, तो मतलब जेनेटिक डोमिनेंस भी ब्लड ग्रुप में होता है। फिर आता है क्या को डोमिनेंस है? जी बिल्कुल है, क्योंकि IA और IB जब मिलते हैं तो ए भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और बी भी। RBC पे आपको कौन सा एंटीजन दिखता है? ए बी और। तो ब्लड ग्रुप्स आर एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिनिज्म। यस। डोमिनेंस यस, कोडोमिनेंस यस। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा सारा। अगर कोई ये जो है इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा रिवाइंड करके।